अध्याय 4 भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रस्तुत खंड में भारत की अर्थव्यवस्था को 6 भागों में संक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रत्येक भाग के पश्चात महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य भी दिए गए हैं। प्रस्तुत भागों के शीर्षक निम्न प्रकार हैं। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। 2. राष्ट्रीय आय। 3. भारत में नियोजन। 4. भारत की नई आर्थिक नीति। 5. भारत की वित्त व्यवस्था। 6. भारत में कृषि उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यद्यपि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, लेकिन अब ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। यहाँ की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 52% भाग आज भी कृषि में लगा हुआ है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 14.6% है। कृषि क्षेत्र की उपरोक्त स्थिति यद्यपि अब भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी आजादी के बाद इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात देश की आर्थिक आधारभूत संरचना भी अधिक सशक्त तथा मजबूत हुई है। मात्रात्मक दृष्टि से भी देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा है। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी भारत की 52% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है तथा राष्ट्रीय आय में इनका योगदान लगभग 14.6% है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान ही है। 2. भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारत ने अपने स्वतंत्रोत्तर विकास काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सके। अपने संपूर्ण योजना काल में सरकार ने लगभग 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किया है तथा आर्थिक नियोजन के माध्यम से इसे गति दी जाती रही है, परंतु उत्पादन के स्रोतों और साधनों पर आज भी निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व लगभग 80% बना हुआ है। उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। 3. भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने की पुष्टि निम्न तथ्यों से की जा सकती है। A. भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार वर्ष 2007 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $1070 थी। B. आजादी के 6 दशक बाद भी देश में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या 23.85 करोड़ यानी 2004 और 2005 में है। ये देश की कुल आबादी का लगभग 21.7% है। विश्व बैंक को विश्व विकास सूचक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। विश्व बैंक ने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया है। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार न्यून आय अर्थव्यवस्थाएं वो हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2005 में $875 अथवा इससे कम था। इसी प्रकार मध्य आय अर्थव्यवस्थाएं वो हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2005 में $876 से $1,725 के मध्य थी। उच्च आय अर्थव्यवस्थाओं में उन देशों को रखा गया है जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2005 में $1,726 अथवा इससे अधिक था। पृष्ठ 240। विश्व की 1.3 अरब निर्धन जनसंख्या का सर्वाधिक 36% भाग भारत में है। इन निर्धनों की आय $1 प्रतिदिन से भी कम है। C. बेरोजगारी का स्तर काफी ऊंचा है। सन 2004 से 2005 में बेरोजगारी की संख्या 34.74 मिलियन है। D. पूंजी व संसाधनों की न्यूनता है तथा सकल घरेलू बचत की दर काफी नीची है। वर्ष 2007 से 2008 में घरेलू बचत की दर 37.7% के आसपास रही है। E. जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अल्प विकसित है तथा ये विकासमान है। राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20,000 रुपये थी।
एफ सिर्रास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति, इसके तहत माल और सेवाओं की शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्य वर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति, इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी को आकलन करने के लिए करते हैं। नोट: भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्यों के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। राष्ट्रीय आय एक दिन हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पर आधारित है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं: सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में सामान्यतया एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। इसमें देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। जीएनपी को ज्ञात करने के लिए देश के नागरिकों को विदेशों से प्राप्त हुई आय को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से घटा दिया जाना चाहिए। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है: जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ एक्स बराबर देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, एम बराबर विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि एक्स बराबर एम है तो जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। इसी प्रकार बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक्स माइनस एम बराबर ओ है तो वहां भी जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। पृष्ठ 241। सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी देश के सीमा के अंदर किसी दी हुई समयावधि सामान्यतया एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होती है। जीएनपी में जीडीपी का केवल वही भाग सम्मिलित किया जाता है जो देश के नागरिकों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम है। वर्तमान 2010 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र 57.2%, दूसरे स्थान पर उद्योग 28% तथा तीसरे स्थान पर कृषि 14.6% है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से पूंजी, स्टाफ की खपत, मूल्य ह्रास को घटाना होता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन, एनएनपी की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमत पर तथा द्वितीय कुल उत्पादन की उत्पादन साधन लागत के रूप में। जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे ही राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आंकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों, कुल अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी को घटाना होता है। इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ स्थापना 1951 ईस्वी जारी करता है। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम, ये देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय है जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं: व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगमों का अवितरित लाभांश माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। नोट: किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के प्रति पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है।
भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं: आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। तत्पश्चात सन 1938 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस ने ऐसी ही मांग की थी। सन 1944 ईस्वी में कुछ उद्योगपतियों द्वारा बंबई योजना के तहत ऐसे प्रयास किए गए। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। भारत में अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं और 1 अप्रैल 2007 से 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई है। पृष्ठ 242। पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य एवं उपलब्धियां। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि 1951 से 56 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य प्रतिशत में 1.2%, उपलब्धि प्रतिशत में 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि 1956 से 61 ईस्वी, वृद्धि दर 2.5%, उपलब्धि 4.1%। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि 1961 से 66 ईस्वी, वृद्धि दर 5.6%, उपलब्धि 2.5%। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि 1969 से 74 ईस्वी, वृद्धि दर 5.5%, उपलब्धि 3.3%। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि 1974 से 78 ईस्वी, वृद्धि दर लक्ष्य 4.4%, उपलब्धि में 5.0%। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि 1980 से 85 ईस्वी, वृद्धि दर 5.2%, उपलब्धि 5.4%। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1985 ईस्वी से 90 ईस्वी, वृद्धि दर 5.4%, उपलब्धि 5.8%। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1992 से 97 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.6% में, उपलब्धि 6.7%। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1997 से 2002 ईस्वी, वृद्धि दर 6.5%, उपलब्धि 5.5%। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2002 से 2007 ईस्वी, वृद्धि दर 8.0, बाद में 7%, उपलब्धि 7.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2007 से 2012 ईस्वी, वृद्धि दर लक्ष्य 9.0, अंतिम वर्ष 10%, उपलब्धि डैश। इसके अतिरिक्त 7 पंचवार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 1978 से 69, 79 से 80 तथा 1990 से 91, 91 से 92 ईस्वी के लिए बनी थी। 1978 से 83 ईस्वी के लिए जनता सरकार ने अनवरत योजना चलाई, परंतु 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने इसे रोककर 1980 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से 56 ईस्वी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ये सबल योजना रही तथा इसने लक्ष्य से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा बाद में इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी। ये योजना पीसी महालनबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई।
द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। ये योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.5% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। पृष्ठ 243। योजना अवकाश 1966 से 67 से 1968 से 1969 ईस्वी। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कर्मी मूल्य स्तर में वृद्धि रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.5% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% की वार्षिक कर दी गई। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। ये योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा आरंभ इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ईस्वी। प्रमुख उद्देश्य 1. समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। 2. साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना। 3. सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा 4. देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5.8% वार्षिक रही। अतः ये सफल योजना थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पृष्ठ 244। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ईस्वी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। ये योजना सफल योजना रही तथा 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज्यादा 6.7% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया।
इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.5% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार ये योजना असफल रही। 9वीं योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी जैसे कारक को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों की चुना गया: भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना प्रस्तावित किया गया है। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। योजना के दौरान प्रतिवर्ष $7.5 अरब की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रखा गया है। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित है। इसके अतिरिक्त सन 2007 ईस्वी तक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। 10वीं योजना का मूल्यांकन। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उपलब्ध अंतिम आंकड़ों फाइनल आंकड़ा नहीं के अनुसार ये योजना अब तक की सफलतम योजना रही है। इस योजना में 7.80% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई, जो अब तक किसी योजना में प्राप्त की गई सर्वोच्च वृद्धि दर है। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग व सेवा में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों में काफी निकट रही हैं। कृषि में 4% सालाना वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति 3.42% की रही। इसी प्रकार उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्रों में क्रमशः 8.90% व 9.40% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था और अनंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति क्रमशः 8.74% व 9.30% की रही। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इस योजना में निवेश की दर सकल घरेलू उत्पाद को 28.10% रही है, जबकि लक्ष्य 28.41% का था। पृष्ठ 245। सकल घरेलू बचतें जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी का 26.62% रही है। योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में ये 5.02% रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य नवीनतम एवं तीव्रतम एवं समावेशी विकास है। इस पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र में निहित प्रमुख बिंदु निम्नवत है। 1. इस योजना में 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ अंतिम वर्ष 2011 से 2012 में 10% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य किया गया है। 2. 9% वार्षिक विकास के लिए 2007 से 2012 के दौरान कृषि में 4% तथा उद्योगों व सेवाओं में 9 से 11% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में है। 3. देश के सभी ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य। 4. रोजगार के 70 मिलियन नए अवसर सृजित करना। 5. शैक्षिक बेरोजगारी को 5% से नीचे लाना। 6. अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20% तक की वृद्धि करना। 7. वर्ष 2016 से 2017 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना तक लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% तक करना तथा इसे 10% से 12% के बीच बनाए रखना। 8. 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर को बढ़ाकर 85% करना। 9. प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाने वाले बालकों की दर को वर्ष 2003 से 4 में 52.2% से घटाकर वर्ष 2011 से 2012 तक 20% के स्तर पर लाना। 10. साक्षरता के लिंग अंतराल को 10% तक नीचे लाना। 11. साक्षरता दर को कम से कम 75% के स्तर तक लाना। 12. कुल प्रजनन दर को 2.1 तक नीचे लाना।
13. शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तथा मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर पर लाना। 14. महिलाओं एवं लड़कियों में रक्त अल्पता को 11वीं योजना के अंत तक 50% तक घटना। 15. 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात को वर्ष 2011 से 12 तक बढ़ाकर 935 तथा 2016 से 17 तक 950 करना। 16. सभी सरकारी योजनाओं के कुल प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लाभार्थियों में महिलाओं एवं बालिकाओं का हिस्सा कम से कम 33% हो। गरीबों तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष। योजनाएं: मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष 1977 से 78 ईस्वी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी। ट्राइसेम 1979 ईस्वी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ईस्वी। द्वाकरा 1982 ईस्वी। जवाहर रोजगार योजना 89 ईस्वी। नेहरू रोजगार योजना 1989 ईस्वी। 10 लाख कुआं योजना 1988 से 89 ईस्वी। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 ईस्वी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी। रोजगार आश्वासन योजना 1993 ईस्वी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ईस्वी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 ईस्वी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 ईस्वी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 ईस्वी। अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी। जनश्री बीमा योजना 2000 से 2001 ईस्वी। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी। आश्रय बीमा योजना 2001 से 2002 ईस्वी। जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 2003 ईस्वी। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 2006 ईस्वी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006 ईस्वी। पृष्ठ 246। 17 नवंबर 2007 तक देश के सभी गांवों तक टेलीफोन पहुंचाना तथा 2012 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड सुविधा मुहैया कराना। 18 सभी गांवों तथा निर्धनता रेखा से नीचे के सभी परिवारों में सन 2009 तक विद्युत संयोजन सुनिश्चित कराना तथा 11वीं योजना के अंत में इनमें 24 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रवाहित करना। 19 सन 2009 तक 1000 जनसंख्या वाले सभी गांवों पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500 जनसंख्या तक सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पक्की सड़कें सुनिश्चित करना। 20 2012 तक सभी को घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करना। 21 वन एवं पेड़ों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि करना। 22 2011 से 2012 तक देश के सभी बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक प्राप्त करना। 23 नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए समस्त शहरी तरल कचरे को उपचारित करना। 24 वर्ष 2016 से 2017 तक ऊर्जा क्षमता को 20% बढ़ाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा प्रारंभ 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से। एक्ट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005। नीति निर्माता जया ड्रेज बेल्जियम के अर्थशास्त्री। क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू। शुरू में ये योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ। अप्रैल 2008 से ये 614 जिलों में लागू है। विलय संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना प्लस काम के लिए अनाज योजना। वित्तीय सहयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में दी जाती है। योजना का प्रारूप प्रत्येक रवि परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार। इसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होगी। 15 दिन तक रोजगार प्रदान न करने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या स्थायी अपंगता की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। कार्यस्थल घर के 5 किलोमीटर के भीतर हो। दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नोट नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। भारतीय आय योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय है। योजना आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। दीर्घकालिक योजना वो योजना होती है जो योजना आयोग द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 15 से 20 वर्षों के लिए बनाई जाती है। योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता है। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत में गरीबी का आकलन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपभोग न कर पाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। ये मापदंड योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। निर्धनों की निरपेक्ष संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान जहां सबसे ऊपर है, वहीं निर्धनता अनुपात के मामले में कुल जनसंख्या में निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत उड़ीसा 46.4% का स्थान सर्वोच्च है। पृष्ठ 247।